नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वेश्चन फैक्ट्री में। और इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र जो बीपीएससी परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आप तक ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। मेरा नाम है अमन। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल स्टार्ट होता है प्राचीन भारत का इतिहास से। और इस वीडियो में आप पहले क्वेश्चन को गैस कीजिएगा अपने मन में ही, या कमेंट बॉक्स में आपको लिख करके आंसर देना है तो आप दोनों तरह से वो दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हालांकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को करने के बाद उसका पूरे सार को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन कोई कोई क्वेश्चन में हम लोग ओवरव्यू जरूर देखेंगे। चलिए हमारा पहला सवाल है प्राचीन भारत का इतिहास से। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो ये प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। कहाँ से? मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए 64 बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया ये प्रश्न है। चलिए अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो ताम्र पाषाण युग को जो है कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण युग को कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का जो है उपयोग हुआ था। दोस्तों यदि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देख लीजिएगा तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा और ऑलरेडी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। आपसे एक प्रश्न भी नहीं छूटेंगे। तो अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न संख्या 3 थी और प्रश्न संख्या 4, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 4 में हम लोग देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल में। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता जो है आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। यानी ऐतिहासिक काल का निर्धारण पाठनीय लेखन कला के ज्ञान से आधार पर किया जाता है, ठीक है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक कालखंड होता है। भारतीय इतिहास में 2500 बीसी से 600 बीसी का जो कालखंड है आद्य ऐतिहासिक काल माना गया है। चलिए अब थोड़ा आगे जो बच गया उसको आप पढ़ लीजिएगा, वरना वीडियो जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि महत्वपूर्ण विशेषता की बात की गई है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत। पक्की ईंट से बनी इमारत जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि यह विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है जो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत ही ज़्यादा प्रमुख थी। अगला प्रश्न, बोगज कोई का महत्व इसीलिए है कि वहां वो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें वैदिक देवी, कौन सी देवी? वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगजक कोई का महत्व इसीलिए है कि वहां अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। बोगज कोई याद रखिएगा दोस्तों, बोगज कोई बहुत ही अजीब नाम है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ देवी और देवता का वो मिलता है, वर्णन मिलता है, ठीक है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अब देख लीजिए 97 से 98 है। तो प्रसिद्ध 10 राजाओं यानी 10 राजा था, वो बहुत प्रसिद्ध था, का युद्ध किस नदी के तट पर मिलता है? वो कोई युद्ध किए थे, वो किस नदी के तट पर मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परुशनी नदी के तट पर मिलता है। परुशनी नदी के
तट पर मिलता है? परुशनी नदी के तट पे। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल। यानी ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है वह सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 9वां मंडल 114 मंत्र सोम को समर्पित है। सोम आयों का मुख्य पेय था, ठीक है, जिसे मुजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख है, ठीक है। टोटल ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल। सोम का किस में जिक्र किया गया है? तो 9वां मंडल में दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछा जाता है बीपीएससी में। हालांकि बीपीएससी में भी पूछा जाता है और बिहार एसआई के परीक्षा में भी बहुत बार पूछा गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा पावापुरी, ठीक है, पावापुरी। मैं जैन धर्म का टॉपिक का वीडियो भी बना के इस चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। यदि आप देखना चाहते हैं तो उस चैनल को अवेल जरूर करें। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा सा महावीर जैन के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। महावीर जैन का जन्म 599 ईस्वी, ठीक है। महावीर जैन का जन्म 599 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व है, ठीक है। 599 ईसा पूर्व, यानी जो क्रिश्चियन धर्म में जो ईसाई को पूजते हैं जीसस क्राइस्ट को, उनका जन्म हुआ था। उससे पहले की जो ईस्वी है उसको ईसा पूर्व यानी ईस्वी का पूर्व का ईस्वी बोला जाता है। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ पे? तो वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में हुआ था। उसके पिता सिद्धार्थ, ठीक है, उनके जो पिता थे वो सिद्धार्थ थे और उनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षेत्रियों के संघ के प्रधान थे। कौन से क्षेत्रियों के संघ के प्रधान थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछा जा सकता है। ज्ञात्रिक क्षेत्रियों के, यानी कोई ज्ञात्रिक समुदाय था, वो क्षेत्रीय का समुदाय था, उसके संघ के प्रधान थे। वो विज्ज संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। विज्ज पता होगा, महाजनपद आप जब पढ़े होंगे 16 महाजनपद, तो उसमें विज्ज भी आता है। तो विज्ज संघ का एक प्रमुख सदस्य थे। 527 ईसा पूर्व के लगभग 72 वर्ष की आयु में राजगीर के समीप पावापुरी नामक स्थान में उन्हें शरीर त्याग दिया, ठीक है। 72 वर्ष की आयु में, कितनी आयु में? 72 वर्ष की आयु में। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी जैन को, महावीर जैन को? तो 42 वर्ष की आयु में। घर कब छोड़े थे? तो 30 वर्ष की आयु में। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखने होंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 18। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, कौन सा था महावीर जैन का प्रथम शिष्य? तो जामिल के बारे में थोड़ा जानना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनकी पुत्री का जो हस्बैंड था वो था जामिल। और यह प्रश्न 47वीं बीपीएससी 2005 में पूछा गया है दोस्तों। देखिए, भगवान महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनके प्रियदर्शना नामक एक पुत्री थी। देख लीजिए आप, यहाँ पे आ गया प्रियदर्शना, उनकी पुत्री का नाम था। और उसी पुत्री का विवाह जामिल नाम के क्षत्रिय से हुआ, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया था, यानी फॉलोवर्स। फर्स्ट डिसिप्लिन बोला जाता है उनको दोस्तों। तो महावीर स्वामी का जो है पहला डिसिप्लिन कौन बना था? यही बना था जामिल, जो किसका पति था? प्रियदर्शना का पति था। प्रियदर्शना कौन थी? वो महावीर जैन की पुत्री थी। जामिल के बाद में महावीर का विरोध किया गया और बहुरतवाद नामक नए संप्रदाय की शुरुआत हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देख लिए। अब प्रश्न को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 पूर्व। 14 पूर्व जो है सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध ने पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था?
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन, यानी जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो नए धर्म का आगमन हुआ, और जब नए धर्म का आगमन हुआ तो धर्म चक्र परिवर्तन बोला जाता है। तो ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों? सारनाथ में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत बार पूछा गया है, लेकिन बीपीएससी में इसे 2005 में 47 बीपीएससी में पूछा गया है। कहाँ पे? सारनाथ में पहली बार इनका सेरेमन हुआ था, जो धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित था। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पे गौर कीजिएगा दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? यह बुद्ध का क्वेश्चन है, यह बीपीएससी में 2-3 बार पूछा गया है। 47 बीपीएससी, 53 और 55 बीपीएससी 2011। यानी आप देख लीजिए यह सवाल कितना बार पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। हाल ही में भारत सरकार कुशीनगर को जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोवाइड किया है, और ये जो कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह महात्मा बुद्ध का एक प्लेस है, उससे भी संबंधित है। तो महापरिनिर्वाण, यानी महापरिनिर्वाण जो है दोस्तों कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा गहराई में हम लोग देख लेते हैं, इसीलिए क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जानना जरूरी है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। उसके पश्चात वे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिलवस्तु, राजगीर, वैशाली और कोसला राज्य गए। ठीक है, 4 जगह पे वह धर्म प्रचार के लिए गए। कपिलवस्तु, राजगिर, वैशाली और कोसला राज्य गए। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का प्रचार कौशल राज्य में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 4 जगह गए, 4 जगह में सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ था वो कौशल राज्य में हुआ था। अब कौशल राज्य में हुआ था तो कौशल नरेश जो है प्रिसेंजिक, कौशल नरेश प्रिसेंजिक ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुंच गए, और वे चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था वो हम लोग देखें, और यहाँ पे लास्ट में जो पंक्तियां हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने बुद्ध को शुकर मद्धव खाने को दिया। शुकर मद्धव खाने को दिया। क्या चीज खाने को दिया? शुकर मद्धव खाने को दिया। अम्र वाटिका में ठहरे, उसने बुद्ध को शुकर मद्धव खाने को दिया। इसमें रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, यानी उनमें ब्लीडिंग वगैरह शायद हो गया, वही लिखा हुआ है। रक्तातिसार हो गया और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई, कोई दर्द उत्पन्न हुआ। इस वेदना के बाद ही वे कुशीनारा यानी कुशीनगर में मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुंचे। उसके बाद यही 883 ईसा पूर्व की बात है, उसमें 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको क्या देखने को मिला? 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में। आप ध्यान दीजिए कि 72 वर्ष की अवस्था में जैन ने अपना शरीर त्याग दिया, और 80 वर्ष की अवस्था में जो है गौतम बुद्ध अपना शरीर त्याग दिए, और इसी चीज को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए हम लोग, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बीपीएससी 67 में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध की कुछ पुस्तकें हैं जिसमें त्रिपिटक भी आती है। सुत्त पिटक, भीम पिटक, त्रिपिटक। ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और त्रिपिटक। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। माफ कीजिएगा, 3 है, ये अलग अलग नाम है, मैं इसको गलत उच्चारण से बोल दिया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये 3 जो ग्रंथ हैं ये किसके संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, त्रिरत्न या जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची अवस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है और 2 ऑप्शन इसका ऊपर में है। इसका आंसर हो जाएगा
जैन धर्म से। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से, क्योंकि ये त्रिरत्न से संबंधित क्वेश्चन है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए थे: सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। ठीक है, इन चीज़ों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई थी। इसी को त्रिरत्न बोला जाता है। राइट एक्शन, राइट फेथ और राइट नॉलेज होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बात बुद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? 2 ऐसी बातें हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं? एक ऐसी बातें हैं जो जैन धर्म में और बुद्ध में समान नहीं है, वो आत्मदमन है। आत्मदमन की बातें जो हैं जैन और बुद्ध में इक्वल नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो गौतम बुद्ध में मार्गदर्शन का उपदेश दिया गया है। वे मोक्ष के लिए कठोर साधना एवं काया क्लेश में विश्वास नहीं रखते थे। इसके विपरीत महावीर स्वामी में मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या तथा शरीर त्याग की आवश्यकता बताई जाती है। यह क्वेश्चन को हम लोग एक बार और पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि क्या चीज़ था जो बुद्ध और जैन में सामान्य नहीं था, तो वो है आत्मदमन। आत्मा का दमन जो है वो दोनों में समान नहीं था। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पंचम। ठीक है, 5वां जो पीढ़ी है ये इसका वंश है। बोधगया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का क्या है? पंचम है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका आंसर हो जाएगा अजीबकों ने जो है बराबर माफ कीजिएगा, ये बराबर और बराबर एक समान लग रहा है देखने में। तो बराबर की गुफाओं, बराबर का एक गुफा था, उस गुफा को किसने रहने के लिए उपयोग किया, यानी आश्रय गृह के लिए उपयोग किया था? अजीबकों ने। ठीक है, अगला प्रश्न। विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणराज्य वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी जो है इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि लिच्छवी के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणराज्य, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले ही बताया, पहला गणराज्य की बात थी इसीलिए इंपॉर्टेंट था। पहला गणराज्य स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा था और सबसे शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी, विज्ज संघ और सर्व प्रमुख थे। ठीक है, लिच्छवी विज्ज संघ में सब सर्व प्रमुख थे। लिच्छवी गणराज्य जो था ना, उसमें जो है विज्ज संघ सर्व प्रमुख, यानी उसमें सबसे प्रमुख जो था वो विज्ज संघ ही था। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मगध की प्रारंभिक राजधानी के बारे में पूछा गया है, राजगिरी। ठीक है, राजगीर आज बोला जाता है, इसको राजगिरी है, गिरिवज्र बोला जाता था उससे पहले। ठीक है, 2 बार बीपीएससी में यहाँ पे पूछा गया, देख लीजिए। अगला प्रश्न, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अजातशत्रु, बिंबिसार, इस सब के बारे में आपको पहले पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा हरियंक वंश। हरियंका डायनेस्टी से ये संबंध रखते थे। हरियंक वंश के जो थे ये वंश में संबंध रखते थे। अजातशत्रु, बिंबिसार, तो ये सब आपको पता होगा। इसके बाद कौन सा वंश आया ये भी थोड़ा पता होना चाहिए, लेकिन हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे, उसमें आपको ये सारे मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता एवं हरियंक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या कर राजगद्दी पर बैठा था। इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन कौशांबी के वत्स राजा
उदयन से भिन्न ने कर दिया। ठीक है, अगला प्रश्न, सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में ब्लर आ गया दोस्तों, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग समझने पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले पढ़ने वाला जो व्यक्ति था वो जेम्स प्रीसेप था। जेम्स प्रीसेप। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी में जो शब्द हैं उनके उच्चारण थोड़ा अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझने पे ध्यान देना है कि क्या लिखा हुआ है, जेम्स प्रीसेप। ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है, लेकिन इसको हिंदी में लिखने की कोशिश की गई है, तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेगास्थनीज की पुस्तक, मेगास्थनीज जो थे उनके पुस्तक का क्या नाम था? उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में। इंडिका का लेखक कौन था? तो ये हम लोग देख चुके हैं, मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। मेगास्थनीज का दूत था, मेगास्थनीज का दूत था मेरे प्यारे दोस्तों, तो सेल्यूकस का। कहाँ का दूत था? सेल्यूकस का दूत था मेगास्थनीज, सेल्यूकस। अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मौर्य वंश की स्थापना होती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, और अशोक उसमें बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड करते हैं अपने एम्पायर को, क्योंकि अशोक का नाम बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उसका लास्ट एम्पायर भी पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा जानकारी चाहिए। तो बृहदत्त जो था मौर्य साम्राज्य का अंतिम सम्राट था। ठीक है, आपका एक भी क्वेश्चन दोस्तों मैं छोड़ने नहीं दूंगा। इस जो बुक है, इस बुक का सारा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा। आप धैर्य से बस सारे क्वेश्चन को देखिए, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ में, जूनागढ़ में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? बहुत ही ज्यादा उनका झुकाव था जैन धर्म के प्रति। कौन सा राजा थे? ये राजा थे खारवेल। खारवेल राजा का झुकाव था जैन धर्म के प्रति, बहुत ही ज्यादा झुकाव था। ठीक है, ये सारे बीपीएससी के प्रश्न हैं दोस्तों, आपको सारे बीपीएससी के प्रश्न के नीचे में लिखे हुए होंगे। बीपीएससी ये, बीपीएससी किस में पूछा गया है, बीपीएससी किस में पूछा गया, सारे नीचे में लिखा हुआ होगा। ये देखिए आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ, सारे लिखे हुए हैं। अब देखिए सारे में आप देखिएगा, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा, जो आपको एग्जाम में यदि आएगा तो आप क्वेश्चन को आराम से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? तो दो ऑप्शन यहाँ दिया गया है और दो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। आप देखते हैं कि इसका आंसर ई क्यों होगा, क्योंकि ई के बारे में यदि दिया गया है तो इंट्रोडक्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न दोस्तों,
प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में आपको पता होगा थोड़ा सा, यदि नहीं पता है तो नेपोलियन फ्रांस से संबंध रखता है। तो भारत का यहाँ बात हो रहा है, प्राचीन भारत का, तो हम लोग उधर नहीं जाएंगे, इधर ही हम लोग देख लेंगे कि नेपोलियन किसे कहा जाता था प्राचीन भारत का। इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। यह पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे, हुनों को पराजित किए थे, वह गुप्त सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। कौन गुप्त? स्कंदगुप्त जो थे वो हुनों को पराजित किए थे। अगला प्रश्न, किस प्रकार की भूमि को अप्रहत कहा जाता है? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये प्राचीन भारत से। तो इसका आंसर हो जाएगा बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या कहा जाता है? अप्रहत कहा जाता है। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अप्रहत के बारे में, क्योंकि ज़मीन के बारे में पूछा जाता है कि किस ज़मीन को क्या बोला जाता है, किस ज़मीन को क्या बोला जाता है। तो आप एक कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि सीता जो है वो किस ज़मीन को बोला जाता है। सीता के बारे में आपको लिखना है। बिना जोती हुई जंगली ज़मीन को क्या बोला जाता है? अप्रहत। और सीता किसको बोला जाता है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंध रखता है ये सीता वर्ड। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी। कब यात्रा की थी? इसका आंसर हो जाएगा 515 से 520 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 515 से 520 ईस्वी में सुंगयुन जो है भारत में यात्रा की थी। ये चीनी व्यक्ति था, चीन का बात है इसलिए। 62 बीपीएससी 2016 में यह प्रश्न पूछा गया है, डेट भी दिया गया है इसमें। ठीक है, सुंगयुन के बारे में। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हैंगसोंग ने हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, यह भी एक चीनी व्यक्ति था। उसके बाद कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राजतरंगिनी जो था कलहन की पुस्तक का नाम था। ये मिसलिनियस क्वेश्चन में आ जाते हैं कुछ चीज़ें, तो उन पे ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लिबरेट जरूर कर दूंगा थोड़ा ना थोड़ा। ठीक है, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था? कौन सी जगह अवस्थित था? उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में। उदंतपुर विश्वविद्यालय के बारे में पता होगा थोड़ा सा, तक्षशिला, उदंतपुरी, ये कौन बनवाया था, ये सब थोड़ा पता होना जरूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों, उदंतपुर जिसने उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक प्रथम शासक गोपाल ने की थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। आप इससे आपको यह भी पता चल गया कि पाल वंश का जो प्रथम शासक था वो कौन था? गोपाल था। ठीक है, पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल थे और उदंतपुर की स्थापना भी गोपाल ने ही की थी। अगला प्रश्न, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश, यानी हम लोग आप पहुंच चुके हैं कर्नाट वंश के बारे में, तो इसका भी आंसर देख लीजिए, नान्यदेव जो था कर्नाट वंश का संस्थापक था। 2016 में पूछा गया है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कर्नाट वंश के संस्थापक नान्यदेव
1097 से 98 ईस्वी यानी ईस्वी में थे। वे एक महान योद्धा थे। नामदेव का ने कर्नाटक की राजधानी शिमरावगढ़ को बनाया। कर्नाटक वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट कोडेड एरिया है कि मिथिला का स्वर्ण युग कौन सा कहलाता है। तो वो कर्नाटक वंश का, जो कर्नाटक वंश इसको हिंदी में बोला जाता है, कर्नाटक वंश आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, इसलिए मैं बार बार मेरे मुंह से निकल रहा है। कर्नाटक वंश यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्ट हिंदी में, तो मिथिला का स्वर्ण काल इसी को कहा जाता है। चलिए ठीक है दोस्तों।